बिना फिल्म देखे पर्ची निकाल ली थी मौलाना अरशद मदनी ने और कहा था कि ये फिल्म जो है नफरत फैलाएगी। तो यही बात है कि टेलर से कैसे पता चल सकता है कि फिल्म के अंदर क्या है। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के दबाव में सेंसर बोर्ड काम कर रहा है और इन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिया। तो सांप्रदायिक शक्ति कौन है? सेंसर बोर्ड किसके दबाव में काम करता है, यानी किसके लिए काम करता है? भारत सरकार के लिए। तो भारत गणराज्य पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं, देश की सरकार पे, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पे, अश्विनी वैष्णव पे, सब पे सवाल उठा रहे हैं। अब तक तो मुस्लिमों को दिक्कत होती है, हत्यारे को भी दिक्कत होने लगी, हत्यारोपी को भी दिक्कत होने लगी। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी अली बाबा 40 चोर एक ही मंडली है और इनके बड़े हाथ हैं। हमारे जो पिताजी है उनके साथ किस तरीके का कृत्य हुआ था, उन्हें किस तरीके से एक आतंकवादी विचारधारा के तहत एक स्लीपर सेल बेस के तहत दो पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान में रहकर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने करवाया। क्या है ये? शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है कि भाई 26/11 है, आप दिखाना चाहते हो कि हमने आतंकवाद किया है। उसके बाद आप सीरिया मॉडल पे गर्दन काटते हुए या वीडियो को वायरल कर देते हो और एक वीडियो में कबूलते हो कि हमने किया है, और अगले वीडियो उसी वीडियो में आप देश के प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बोल देते हो कि ये चाकू है वो तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। तो क्या है ये एक आतंकवादी? देखिए, कारण ये है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने आज जो सुनवाई लगी थी मौलाना अरशद मदनी की पिटीशन पे, फिल्म रोकने की पिटीशन पे, तो उसमें कपिल सिब्बल इसमें प्रेजेंस हुए थे उनकी तरफ से। तो उन्होंने बहस के बाद ये डिसाइड किया है कि हम लोग यानी फिल्म प्रोडक्शन हाउस, मौलाना अरशद मदनी और जो इनके अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, इनको एक बार फिल्म दिखा दें और फिर कल इसकी हियरिंग उसके बाद होगी। जो उन्होंने पिटीशन में लिखा है कि इसमें ये आपत्तिजनक है, जिससे दंगा भड़क सकता है, नफरत फैल सकती है, सद्भाव खत्म हो सकता है, ये वो फिल्म में है कि नहीं है। क्योंकि बिना फिल्म देखे पर्ची निकाल ली थी मौलाना अरशद मदनी ने और कहा था कि ये फिल्म जो है नफरत फैलाएगी। तो यही बात है कि टेलर से कैसे पता चल सकता है कि फिल्म के अंदर क्या है। तो उन्होंने कहा कि इनको फिल्म दिखा दो, हाई कोर्ट का आदेश है, चूँकि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हम वो लोग तो है नहीं कि कोर्ट फांसी दे किसी को फिर हम कहें अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हम तो देश के नागरिक हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश है और हमारे अधिवक्तागण, उनके अधिवक्तागण कपिल सिब्बल जी उनके एसोसिएट, हमारे अधिवक्तागण उनके एसोसिएट, हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर और मदनी आएंगे तो वो हम लोग उन्हें फिल्म दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी की तैयारी में हमने NFDC में आज ये 8 बजे स्क्रीनिंग रखी है। कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है। आज तो एक जानवर को भी अगर आप दिखाते हैं तो एनिमल का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि कुत्ता या गधा आपने क्यों रखा है इसमें। आपने कहीं जोर जबरदस्ती इससे एक्ट कराने के लिए जो इसको परेशान तो नहीं किया। सिगरेट स्मोकिंग का भी नोटिफिकेशन डालना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में, सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। अब आप कह रहे हैं कि ये हारमोनी खराब करेगी, क्रिमिनल हारमोनी के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड पे सवाल है, मुझ पे नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं फिल्म लेके जो है घर में अपने चला गया और मैंने खुद से ही सेंसर सर्टिफिकेट छाप लिया। सेंसर सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक स्वतंत्र जो निष्पक्ष संस्था है, जिसको केंद्रीय सेंसरशिप बोर्ड कहते हैं, उसने हमें दिया है। तो जब सेंसर बोर्ड ने हमें दिया है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ठप्पा मार के दिया है, तो इसका मतलब हम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि हम, अब वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के दबाव में सेंसर बोर्ड काम कर रहा है और इन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिया। तो सांप्रदायिक शक्ति कौन है? सेंसर बोर्ड किसके दबाव में काम करता है, यानी किसके लिए काम करता है? भारत सरकार के लिए। तो भारत गणराज्य पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं, देश की सरकार पे, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पे, अश्विनी वैष्णव पे, सब पे सवाल उठा रहे हैं। वो तो मानते ही नहीं देश को, तो इसलिए वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। हमने तो सर्टिफिकेट लिया है और अगर कोई ये कह रहा है कि हमने गलत किया है तो वो सेंसर बोर्ड को गलत ठहरा रहा है सर इसमें। देखिए, हाँ, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एक जो 8वें नंबर का मुलजिम है, एक्यूज्ड है 8 नंबर का, मोहम्मद जावेद, जिसको 2024 में बेल मिल गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट आया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें आज की सुनवाई रखी थी। तो आज जो है वो खारिज कर दी गई, ये कह के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि फिल्म को रिलीज होने दो, फिल्म रिलीज होने दीजिए। हमारा भी यही पक्ष है कि आप कहते हैं कि फिल्म जो है हमारे ट्रायल को प्रभावित करेगी। आपको जिस कोर्ट ने आपको बेल दी है उस पर भरोसा नहीं है, आपको भारतीय न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। आपको 2 घंटे की एक फिल्म ने डरा दिया कि वो आपको जो है आपके ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर देगी, आपका ट्रायल अनफेयर हो जाएगा। तो एक फिल्म के आधार पे कभी कोई फैसला किसी कोर्ट ने आज तक नहीं किया है। कोर्ट में फिल्मों का एविडेंस नहीं माना जाता। वो जो उनकी जांच है वो पूरी हो चुकी है, कोई विवेचना बाकी नहीं है। NIA की चार्जशीट लग गई है। अब जो डायरी में लिखा है उसी के गुण दोष के आधार पे, एविडेंस के आधार पे फैसला होना है।
तो ये कह देना, सरासर ये कह देना कि हमारा फैसला खराब हो जाएगा, ट्रायल खराब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसे कंसिडर करे, मुझे लगता है तो मानसिक दिवालियापन है। इसमें तो कॉस्ट भी लगनी चाहिए थी, जो शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लगाई है। देखिए, जब पहली बार अरशद मदनी ने पिटीशन डाली हाई कोर्ट दिल्ली में, तो जिस अधिवक्ता के चैम्बर ने ये पिटीशन डाली, तुरंत 2 दिन बाद एक पिटीशन टंडन जी हैं कोई, उन्होंने डाली, वही अधिवक्ता का चैम्बर था। तीसरी पिटीशन दाखिल हुई फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो व्यक्ति जो ये कह के बेल मांग के छूटा है जेल से कि सर घर में कमाने वाला कोई नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा है। जैसे जमीयत उलमा हिंद और मदनी जी ने ये कहा था कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या के बाद कि इनके हत्यारों की बेल की और पैरवी की जिम्मेदारी हम लेंगे, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि एकदम से जावेद आ गया। अब तक तो मुस्लिमों को दिक्कत होती है, हत्यारे को भी दिक्कत होने लगी, हत्यारोपी को भी दिक्कत होने लगी। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी अली बाबा 40 चोर एक ही मंडली है और इनके बड़े हाथ हैं। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि ये संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे और इनको कोई आपत्ति होगी, तो इनको तो आपत्ति करने का अधिकार है, फिल्म देखने के बाद भी है। चूंकि ये तो 22 हैं, इन्होंने माना है इस बात को कि कश्मीर फाइल आए, केरला स्टोरी आए, साबरमती रिपोर्ट आए, उदयपुर फाइल आए, आप फिल्म बनाओगे, हम ऑब्जेक्शन करेंगे। तो अब जो इन्होंने पिटीशन में लिखा है कि पिटीशन में ये है, हम दिखा देंगे आज कि ये जो पिटीशन में है वो नहीं है। अब इसे देखने के बाद मान लीजिए फिर वो ये कहें कि क्या कबूतर क्यों है, क्या खरगोश क्यों नहीं है, या फिर ए से एप्पल क्यों होता है, ए से जो है वो अहमदाबाद क्यों नहीं होता है। तो अगर इस तरह की बातें वो करते हैं तो उनको पूरा राइट है, वो कल कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, हमारे अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे। तो हम तो एम से मुंबई बोलेंगे, एम से मदनी नहीं बोलेंगे। और हम लोग जब भी फिल्म बनाएंगे सेंसर बोर्ड के पास ही सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे, दारुल उलूम देवबंद में मदरसे के मौलवी के पास नहीं जाएंगे कि मौलवी साहब देखो फिल्म कैसी बनी है, आपको अच्छी लग रही हो तो हमें सर्टिफिकेशन दे दो। ये देश में मौलवी और मदरसे जो है फिल्म के सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। देखिए, आदि पुरुष पे भी एक रिट डली थी, यही जो अब समर वेकेशन में जस्टिस हैं, आपका ही एक आदेश है, बड़ा रिमार्केबल आदेश है। उन्होंने कहा था जब एक बार फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो फिर उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसी केरला का एक आदेश है, इसमें भी ऐसा ही हुआ। अभी जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट ने, ताज़ा मामला है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं फिल्म रिलीज होने दो। तो मुझे तो माननीय उच्च न्यायालय जो हमारी सुनवाई कर रही है अरशद मदनी की पिटीशन पे, उनसे ये उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और कन्हैयालाल जी के परिवार के न्याय के लिए बन रही फिल्म के साथ माननीय न्यायालय भी इंसाफ ही करेगी। इमोशनली इसलिए हूँ क्योंकि जो 72 mm का 70 mm का पर्दा है वो रुपहला पर्दा नहीं है कन्हैयालाल की स्टोरी दिखाने के लिए, वो इनके परिवार के आंसुओं से भीगा हुआ है। यहाँ चीख है, दर्द है, पीड़ा है, मर्म है, और वो दास्तां है जो 3 साल से ये नहीं कह सके और लोग नहीं सुन सके। अब देश अगर इनकी हत्या की कहानी जानना चाहता है कि हत्यारे कहाँ से आए, उनका रूट्स क्या है, जड़ें कहाँ से हैं और क्यों ऐसे मार दिया जाता है किसी को, और धर्म के खिलाफ तो इसलिए नहीं है वो, चूँकि धर्म के खिलाफ होती तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, तो आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आतंकवादियों का भी धर्म है कोई, ये कहते हैं ना आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है। अब मुझे फिल्म की रिलीज अनाउंस करते पता चल गया कि आतंकवादियों का जो लोग कहते धर्म नहीं होता है, वही उन आतंकवादियों के जिन्होंने गला काटा था उनके पक्ष में आके जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए हैं। तो मुझे तो देखो न्यायपालिका पूरा भरोसा है, न्यायपालिका कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ न्याय करेगी। अरशद मदनी और कन्हैयालाल साहू की जो 2 पार्टियां हैं, एक अरशद मदनी पार्टी है इसमें और एक कन्हैयालाल जी की फिल्म है, उनके इंसाफ के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कन्हैयालाल जी के लिए जो है अदालत सोचेगी। ये जो मूवी है ये 11 जुलाई को आ रही है उदयपुर फाइल्स के नाम पे। पहले भी इस पर बहुत विवाद हुए, इसका नाम भी चेंज करना पड़ा, पहले इसका कुछ और नाम था, फिर सेंसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, देन इसको उदयपुर फाइल्स किया गया। तो ठीक है, सब कुछ जो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उन्होंने इसमें जितना कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया और इसमें दिखाया कि हमारे जो पिताजी है उनके साथ किस तरीके का कृत्य हुआ था, उन्हें किस तरीके से एक आतंकवादी विचारधारा के तहत, एक स्लीपर सेल बेस के तहत 2 पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान में रहकर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने करवाया, इनका माइंड वॉश किया, ठीक है, इन दोनों रियाज और गोश को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर 26/11 से इंस्पायर्ड होकर 26/11 की बाइक का नंबर यूज़ करते हुए पापा की दिन दहाड़े मतलब इस तरीके की हत्या कर दी। तो क्या है ये? शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है कि भाई 26/11 है, आप दिखाना चाहते हो कि हमने आतंकवाद किया है। उसके बाद आप सीरिया मॉडल पे
गर्दन काटते हुए या वीडियो को वायरल कर देते हो और एक वीडियो में कबूलते हो कि हमने किया है, और अगले वीडियो उसी वीडियो में आप देश के प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बोल देते हो कि ये चाकू है वो तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। तो क्या है ये एक आतंकवादी? तो ये जो मूवी बनी है वो बिल्कुल एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है, ना कि किसी समुदाय या किसी धर्म के खिलाफ। पूरी जो वारदात अंजाम दी गई थी, क्योंकि ये फिल्म अब जब सामने आ रही है तो इसको लेकर आप आगे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें हैं जो रह गई थी शायद सामने आने की, तो क्या ये फिल्म उसको उजागर तमाम चीज़ें जो है रखेगी समाज के सामने, और आगे के इफेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जी देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आज उस केस को 3 साल हो गए, ठीक है, 3 साल हो गए 28 जून 2025 में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो केस ऐसा बोला गया था ना कि ढीले बस्ते में चला गया है वो केस, ठंडे बस्ते में चला गया है। उस केस में मैंने शुरू से अभी तक फास्ट ट्रैक की मांग की, वो केस ना तो फास्ट ट्रैक हुआ, ठीक है। मैंने स्पेशल कोर्ट की मांग की कि एक एनआईए का स्पेशल कोर्ट बिठा दिया जाए और उस केस की सुनवाई हो जाए डे बाय डे, पर वो भी नहीं हुआ। ये केस चल रहा है पर सीबीआई कोर्ट को एडिशनल चार्ज दिया हुआ एनआईए का, ठीक है, वहाँ वो केस चल रहा है। इस वजह से महीने में 1 हियरिंग 2 हियरिंग और 150 गवाह केस के अंदर, ठीक है, जिस स्पीड से चल रहा है ना, 2 की जमानत हो चुकी है, ठीक है। जैसे समय खींचेगा और लोगों की जमानत होगी, ठीक है। 3 साल में सिर्फ 14 या 15 लोगों की अगर बयान हुए हैं तो 150 के बयान कब होंगे, ठीक है। कब सेशन कोर्ट अपना निष्कर्ष देगा, कब ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में अगर ये जीतते हैं हारते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कितने साल लगेंगे हमें इंसाफ मिलने में। जिसने विरोध इसका किया है कि रिलीज ना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? कुछ आप मतलब क्या फिल्म में वैसा कुछ है या चीज़ें, क्योंकि आपको तो जानकारी है, आपने सारी चीज़ें जिस तरह से बताई होंगी उसी तरह से वो पर्दे पर चीज़ें आ रही होंगी, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो विवाद? देखिए, जिस आरोपी की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है मोहम्मद जावेद, ठीक है, और मोहम्मद जावेद जिसकी बेल हुई है वो बहुत गलत हुई है, ठीक है। उसके लिए मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला हुआ है कि जो मोहम्मद जावेद को जो जमानत मिली है वो कैंसिल हो, किसी भी तरीके से कैंसिल हो, क्योंकि वो भी उस मर्डर में उतना ही आरोपी है जितने की वो 2 गवाह, जो दो मुजरिम हैं वो जितने आरोपी है उतने के उतने वो भी आरोपी है। तो मैंने एक पिटीशन दायर किया है और मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो जावेद जो बेल पे छूटा है इसको फिर से जेल होगी और मैं करवा के रहूँगा।